जय हिंद एवरीवन। आप सबका O2IAS एकेडमी पर स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने अपना लास्ट सेशन इंडियन पॉलिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया था। लाइकवाइज आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी पार्ट। बिफोर बिगिनिंग द वीडियो दोबारा से आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि अभी तक अगर आपने O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही उसे डाउनलोड कीजिए सो डैट आपकी HCS की जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप हो जाए। एंड वहाँ पर आपको बहुत से मॉड्यूल्स लाइक 1 ईयर करंट अफेयर, GS रिफ्रेशर सीरीज या अदर सीरीज, उसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो सब की सब आपको अवेलेबल होगी। प्लस इसके अलावा एक हमारा स्पीड रिवीजन कोर्स चल रहा है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उसकी PDF फाइल्स जो भी हैं वो सारी की सारी आपको O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आगे डिस्कशन अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। एंड 15 क्वेश्चंस को आज हम ढंग से डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, सो डैट आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर है वो मैं साथ साथ बताता रहूं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन। किस किस केस में राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स हैं एज कंपेयर टू द लोकसभा वन। नंबर 1, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नंबर 2, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 4, मेकिंग कट मोशंस। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हियर आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल नंबर 368 of the Constitution which deals with power and procedure of the Constitution। किस तरीके से अमेंड कर सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को, वो पावर्स और प्रोसीजर्स बताए गए हैं अंडर आर्टिकल 368, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है while amending the constitution, एंड दोनों हाउसेस में जब वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन विल स्टैंड अमेंडेड। अभी तक ऑलमोस्ट 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। सो इस वाले केस में यहाँ पर राज्यसभा की इक्वल पावर है। स्पेशल पावर भी होती है कुछ राज्यसभा की, वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, डेट इज आर्टिकल नंबर 249 कि अगर स्टेट लिस्ट में अगर यूनियन लिस्ट लॉ बनाना चाहती है तो राज्यसभा 249 आर्टिकल यूज करके यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दे सकती है। नंबर 2, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज न्यू क्रिएट करनी। अभी हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर 4th क्रिएट करनी है तो 312 में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। नंबर 3, आर्टिकल नंबर 67, जब वाइस प्रेसिडेंसी का रिमूवल चल रहा है तो वो प्रोसेस राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा। सो दीज 3 आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 249, 312, 67 क्लियर। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको बता देता हूं कि बजट एंड माइनॉरिटी अनटचेबिलिटी ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करे गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बजट, माइनॉरिटीज, अनटचेबिलिटी, देयर इज नॉट डिफाइंड डेफिनेशन मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, हियर ऑप्शंस: राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमें पता है 14 से लेकर 18 तक आता है, एंड अनटचेबिलिटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 17। सो हियर आंसर इज D1, राइट टू इक्वालिटी। बट आपको ये पता हो कि अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय। किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है या आर्टिकल या किस पार्ट में लिखा हुआ है रेदर मैं कहूं तो हियर आंसर इज DPSP, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें भी अगर मैं कहूं तो आर्टिकल नंबर 50 डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 3 organs are there. One is the executive, the one who execute the laws formed by the legislature which frame the laws, judiciary which keeps an eye on the validity of the laws made by the legislature and implemented by the executive. So your answer is DPSPs. Next question number 4. Along with the budget के साथ
The finance minister also places other documents before the parliament that includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid statement, the document is presented because this is mandated by. अगर आपने 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी बेसिक सी, तो आपको ये बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन था. लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, आर्टिकल 112 जिसमें बजट को डिफाइन किया गया है, 110 जिसमें मनी बिल को डिफाइन करा गया है कि व्हाट इज मनी बिल, आर्टिकल 113 लास्ट इज प्रोविजंस ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003. ये सब आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि एफआरबीएम एक्ट में मार्च 31 2021 टारगेट था जब 4% हमें फिस्कल डेफिसिट लेकर आना था, बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ये थोड़ा सा अभी एक्सटेंड हो गया है एंड 4 to 4.5 बढ़ गया है, बट टारगेट अभी इसको रखा गया है 2.5 से 4, मैक्सिमम इज द 4% वन. सो हियर आंसर इज एफआरबीएम एक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, ये नालसा से है. नालसा दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया. द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स. किस टाइप के सिटीजन्स को यहाँ पर सर्विस मिलती है. आर्टिकल नंबर 39 अगर आपने पढ़ा हो, फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, दैट इज उसके अंदर वी हैव अ नालसा, that is a statutory bodies which provide free legal aid and advice to some citizens. कौन से उसकी भी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा. नंबर 1, person with an annual income of less than 1 lakh. Number 2, transgender with annual income of less than 2 lakh. Members of OBC with an annual income of less than 3 lakh. इसमें 1 lakh की कंडीशन है वैसे. All senior citizens. Wrong here. Answer is 1 and 2. ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है. सो इस क्वेश्चन में एक मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं सो डैट आपको लिस्ट पता हो कि किस किस यहाँ पर सिटीजन्स को यहाँ पर फ्री सर्विसेज मिलती हैं. क्लियर. Who are the eligible persons for the legal services? Women and children, person with a disability, members of the scheduled caste and scheduled tribe, industrial workmen, persons in custody, victims of natural disasters, human trafficking, or annual income less than 1 lakh. Here answer is 1 lakh. Is not rupees 1 lakh. क्लियर. तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको पता हो, क्या पता इस लिस्ट में से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है. अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट टाइप ऑफ सिस्टम. In the president system, the head of the government and the state is the president one. But in the parliamentary system, like India, the head of the government is the prime minister, head of the state is the president. All the political parties are represented in the government? Not at all. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. Quite obvious है, collective responsibility. एंड लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता. सो हियर आंसर इज दैट क्वेश्चन था आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 7, which part of the constitution declares the idea of welfare state? अगर आपने बहुत आराम से डिस्कशन में मेरे लास्ट सेशंस में पढ़ा हो, जो पॉलिटी के सेशंस थे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डील्स विद द डीपीएसपीज. फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि आपको स्टेट के अथॉरिटेरियन जो भी एक्शंस है उससे बचाना है, डिस्पोटिज्म से बचाना है, स्टेट की टायरनी से बचाना है. वाइल द डीपीएसपी डील्स विद प्रमोटिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. क्लियर. सो योर आंसर इज डीपीएसपी डायरेक्ट था पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the provision contained in the part 4 deals with DPSP, which of the following statements are correct? कौन से statements correct हैं? They shall be enforceable by the courts. They shall not be enforceable by any court. The principle laid down are to influence the making of laws by the state. ये तो बिल्कुल ही right है, because these DPSPs क्या होते हैं? Directives. These are the directives. These are the principles which the state should keep in mind while framing a law. Option number 3 is correct one. Option number 3 दो ही में था.
Option number 1, they shall be enforceable by the courts. The basic difference between the fundamental rights and the DPSPs are there. The fundamental rights are enforceable. Article number 32, the soul of the constitution. You can enforce, you can approach to the court, either the High Court or the Supreme Court, when your fundamental rights are breached. But when your DPSPs are breached, you cannot approach courts. For this, the legislature is only having power to make a special law to enforce this DPSP. In short, अगर मैं कहूं, legislature ही law बनाकर DPSP को enforce करवा सकता है, otherwise they are not enforceable. So your answer is 2 and 3 1. I hope this is clear. Question number 9. Consider the following statements. ये right to privacy से है. Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. यहाँ पर 3 मंथ था, बाद में कोर्ट ने इसको 6 मंथ्स कर दिया गया था. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द फॉल्स वन. स्टेट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्टैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा. एब्सोल्युटली राइट. आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये खाली सब्सिडीज हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, वहां पर ही है जहां से गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं. आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ द CFI. एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जितनी भी सब्सिडीज हैं, जो भी यहाँ पर सोशल प्रोग्राम्स हैं, जहाँ की फंडिंग CFI से जा रही है, CFI जहाँ पर हमारा सारा का सारा टैक्सेशन का पैसा जाता है. सो 2 and 4 वहीं पर आधार कार्ड मैंडेटरी है. सो आंसर इज 2 and 4 1. Question number 10. The president can summon a session of the parliament at such place if he or she thinks. Absolutely right. Summon कर सकता है. The constitution provides for 3 sessions, that is BMW, budget, monsoon and the winter session in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. ठीक है, ये कहा गया है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट वन. There is no minimum number of days the parliament is required to meet in a year. भाई सेशन में कितने दिन मिलना है, कितने नहीं मिलना है, वो पहले एक पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. बट ये कहीं पे नहीं लिखा कि कितने दिन के लिए मिलना है और कितने दिन के नहीं. सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर द राइट वन. 11th one. Consider the following statement with reference to the private member bill. Number 1. A private member's bill is a bill presented by the member of parliament who is not elected but nominated by the president of India. This is wrong one, because private member क्या होता है, मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर is considered as a private member. For example, Shashi Tharoor will be considered as a private member. Rahul Gandhi will be considered as a private member. Even Kiran Kher, who is a member of parliament from the BJP, will be considered as a private member because he is not a minister. Number 2. Recently, a private member bill has been passed in the parliament for the first time. Last time 1970 में ये पास हुआ था. एंड अभी तक एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ 2022 में तक 14 बिल्स पास हो चुके हैं जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे. फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्राइवेट मेंबर बिल खाली फ्राइडेज को आफ्टरनून में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे. प्राइवेट मेंबर बिल अगर पास नहीं होते, दिस विल नॉट लीड टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिकॉज ये पब्लिक मेंबर बिल नहीं है, सरकारी मिनिस्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं बिकॉज इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. सो नीदर 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 12. The Parliament of India exercise control over the Council of Ministers. Council of Ministers के ऊपर पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है, क्या क्या तरीके होते हैं. नंबर 1, एडजर्नमेंट मोशन. कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसको डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स दोनों हाउस में, ऑलमोस्ट जनरली ये लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता है. लोकसभा में यहाँ पर 50 मेंबर्स पहले साइन करेंगे, उसके बाद अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे डिस्कशन होगी, दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट मोशन. क्वेश्चन आर सबसे पहले 11 to 12 क्वेश्चन आर 0R जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्वेश्चन आर ऑफ द 3 टाइप्स, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड नंबर 3 इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन अ रिटन फॉर्म और इन द ओरल फॉर्म. यहाँ पर वो ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में उसका आंसर देंगे. आंसर इज 1 2 3. दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच Parliament keeps a control over the ministers, the Council of Ministers. I hope this is clear. Question number 13. Which of the following are envisaged by right against exploitation?
in the Constitution of India. That is, I think, article number 23 to 24. Two articles that deals with right against exploitation. Number 1, prohibition of traffic in the human beings in the forced labor. Absolutely right. Abolition of untouchability. कहाँ आता है ये? आर्टिकल 17 में आता है. That is right to equality 1. 2 is wrong. 2 is wrong. 2 is wrong. 2 is wrong. अगर इस ऑप्शन को सीधा ही क्वेश्चन को करना होता, आंसर इज C1, 1 and 4. Prohibition of employment of children in the factories and the mines. This is article number 23. This is number article number 24. Child labor. Prevention of child labor. क्लियर वन. बट आपको इन जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर टाइम बचाइए, ऑप्शंस को देखिए, एलिमिनेट कीजिए. जितने भी अगर 4 ऑप्शन जहां पर आए 1 2 3 4 करके, एंड उसके बाद 1 2 2 3 2 4, पक्का उसमें कुछ ना कुछ छोटी सी ट्रिक यहाँ पर छुपी होगी. क्वेश्चन में ही आपको वही अच्छी तरीके से देखनी है. क्वेश्चन नंबर 14, जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल नंबर 13. आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? दैट एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ or post constitutional law will be declared null and void. Will be declared null and void if it violates the fundamental rights. अगर fundamental rights को violate कर रहा है, judiciary will keep an eye on the administrative action and the executive actions. So it is a power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of law and executive orders. जो भी लॉ बना है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकले हैं, अगर वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू करके उनको नल और वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. दैट इज आर्टिकल नंबर 13. हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन. फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय. नॉमिनेशन कौन भर सकता है लोकसभा के लिए? Anyone residing in the India, a resident of the constituency from which the election is to be contested, जहां से इलेक्शन हो रहा है, any citizen whose name appear in the electoral roll of the constituency. भाई जो इलेक्टोरल रोल बनकर आता है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए लड़ सकता है. एंड एट प्रेजेंट मैक्सिमम 2 जगह से आप इलेक्शन लड़ सकते हो. बिफोर 1996 3 जगह से इलेक्शंस लड़ सकते थे, बट एट प्रेजेंट आप 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकते हो. एक जगह पर आपको बाद में सीट को छोड़ना पड़ेगा जहां पर होंगे बाई पोल्स. ये इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है. बिफोर 96 3 जगह से आप इलेक्शन लड़ सकते थे, लाइक अटल बिहारी जी ने ये करा भी था. क्लियर वन. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन. आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गए होंगे. हम ऐसे ही अपने और सेशंस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड और क्या एड ऑन नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं इन सेशंस में, वो मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा. सो विद दिस कीप टेक केयर एंड अपनी तैयारी को अच्छा रखिए. जय हिंद टू ऑल.